अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं, NA 75 का ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म होने में तकरीबन 2 घंटे का वक्त रह गया है। तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनान के दरमियान बास पोलिंग स्टेशन पर नोक झोंक भी देखने में आई है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं कि NA 75 का ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म होने में तकरीबन 2 घंटे का वक्त रह गया। बिल्कुल 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म हो जाएगा। गर्मी के बावजूद वोटर्स पोलिंग स्टेशन का रुख भी कर रहे हैं। लॉकडाउन वाले इलाकों में भी मकीन अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकले हैं। तो NA 75 डस्का का मामला है और इसका ये मौका है जहाँ नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान घुमसान करन है। अब देखना यह है कि यहाँ से कौन कामयाब होता है। री पोलिंग यहाँ पर हो रही है। अली असजद मली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, जबकि नून लीग की जानिब से नौशीन इफ्तिखार इस इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं। अब देखना यह है कि यहाँ से आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो पाती है या फिर नून लीग यहाँ से मैदान मारती है। इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनान के दरमियान बास पोलिंग स्टेशन पर नोक झोंक भी देखने में आई है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? इतनी गर्मी के बावजूद भी लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकले हैं। समग्र नुमाइंदे शहजाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, जिस तरह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, सियासी जमातों की जानिब से कहा जा रहा था कि गर्मी तो होगी लेकिन इसके बावजूद टर्न आउट ज़्यादा होगा पहले के निस्बत, तो क्या आज देखने में यही आ रहा है कि लोग ज़्यादा निकले हैं या फिर लोग डरे सहमे हैं, घरों से नहीं निकल रहे हैं? जी देखें, वो फवाद, पहले तो यही था कि 19 फरवरी को इलेक्शन को अगर देखें तो कशीदगी से भरपूर इलेक्शन रहा और लोग डरे सहमे रहे। लेकिन जब सुबह ये री पोलिंग शुरू हुई तो लोग जो है वो इंटरेस्टेड कम नज़र आए। हमें जो वोटर्स थे वो बड़ी कम तादाद में पोलिंग स्टेशनों का रुख कर रहे थे। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया लोग आते गए और जाके जब उन्होंने वापस अपनी गली मोहल्लों में बताते गए कि हालात बड़े पुरअमन हैं तो लोग जो है जोग दर जोग उन्होंने फिर आना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर डस्के में इस वक्त शदीद गर्मी है। टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया है। सूरज जो है वो इस वक्त पूरी आबोताब के साथ निकला हुआ है। लेकिन जो वोटर्स हैं वो बड़े पुरजोश हैं और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे कि वोटर्स यहाँ पीछे खड़े हैं अपनी लिस्टें बनवाने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ आगे वो पोलिंग स्टेशन का रुख करेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। डस्का में एक इलाका है यूनुसाबाद जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफज है। वहां के मकीनों को भी इजाज़त है वोट कास्ट करने के लिए और वो भी जो है वो वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशनों का रुख कर रहे हैं और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल शहजाद, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हमें समा के मजीद नुमाइंदगान ने भी ज्वाइन किया है। दानिया आल उमर ने और शहजाद अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो इस वक्त गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन में मौजूद है। मोहसिन बिलाल से जानते हैं। मोहसिन, कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? हमने देखा कि नोक झोंक भी सामने आई है, कारकुनान ने नारेबाजी भी की है और सुबह के वक्त जब वोटर्स आ रहे थे तो कम तादाद में वोटर्स आ रहे थे, लेकिन अब कुछ फ्लो बढ़ा है वोटर्स का। जी मोहसिन। जी, जिस पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद हूँ, अब से कुछ मिनट पहले ही नौशीन इफ्तिखार जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका ये कहना है कि जो पिछले ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट था उस तरह का इस बार टर्न आउट उन्हें नज़र नहीं आया। इसीलिए उन्होंने वोटर्स से अपील की है कि वो अपने घरों से बाहर निकलें। ये वही पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर पिछले ज़िमनी इंतखाब में हमने ये देखा कि काफ़ी ज़्यादा अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ी रही और आज भी कुछ नोक झोंक यहाँ पर हुई थी जब मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आए। जब खसूसी तौर पर उस्मान डार इस पोलिंग स्टेशन का विज़िट करने यहाँ पर आए थे, लेकिन जो पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी है यहाँ पर, उन्होंने बर वक्त एक्शन लिया और दोनों जमातों के जो मुश्तिल कारकुनान हैं उन्हें मुंतशिर कर दिया। ताहम जहाँ तक टर्न आउट की बात है, पिछले ज़िमनी इंतखाब की तरह इस तरह का टर्न आउट तो नहीं है, लेकिन जो भी वोटर यहाँ पर आ रहे हैं उनको जोश जज्बा दीदनी है और उनका ये कहना है कि वो अपने हल्के में इसी तरह का एक पुरअमन इलेक्शन चाहते थे जो इंतज़ामिया अब तक करवाने में कामयाब हुई है। इससे कबल कमिश्नर गुजरांवाला जो इस पूरे इंतखाब की निगरानी कर रहे हैं, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि ये इंतखाब पुरअमन हो। जब उनसे ये सवाल हुआ कि पिछली दफ़ा जब पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ था और गिनती का अमल शुरू हुआ था तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का इशू आ गया था कि वो गायब हो गए थे।
आपने उस हवाले से कोई इंतजाम कर रखे हैं? तो उनका ये कहना था कि अब बाकायदा तौर पर एक मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है और तमाम चीज़ें अलर्ट रखी गई हैं। ना सिर्फ अमन व अमान को बरकरार रखा गया है, बल्कि कोशिश यही होगी कि जब रिजल्ट का मरहला आए तो वो भी पुरअमन तरीके से ही हो। जी बिल्कुल ठीक है मोहसिन, आप सही कह रहे हैं। और यहाँ पर आपके मुताबिक के लोग मुतमईन हैं, वो ये कह रहे हैं कि पुरअमन इलेक्शन का इंतखाब आज हो रहा है, इनेकाद इसका हो रहा है। और हमारे नुमाइंदे दानियाल उमर भी इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज डस्का में बने पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, दानियाल की तरफ चलते हैं। दानियाल, यहाँ पर वोटर टर्नआउट कैसा रहा है? अब तो वक्त भी बहुत ज़्यादा कम रह गया है, तो जो लोग अभी तक वोट अपना कास्ट नहीं कर सके हैं, क्या अब उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर देखने में आ रही है? जी बिल्कुल, अब जैसे कि 2 घंटे का वक्त बाकी रह गया है और जो पोलिंग का वक्त जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे देखने में आ रहा है कि वोटर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन उतनी बड़ी तादाद देखने में नहीं आ रही। ठीक है। यहाँ पर जितने भी डस्का के शहरी हैं, वोटर्स हैं, उनसे भी बात की, उन्होंने भी यही बताया कि पहले सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ थी। कमिश्नर गुजरावाला जुल्फ़कार घुमन भी जब दौरा करते रहे तो वो इससे पहले एक स्कूल है जिसमें एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया था, डिविजनल पब्लिक स्कूल डस्का में, वहाँ पर वो गए तो वहाँ पर बिल्कुल वो वीरान पड़ा हुआ था। वहाँ पर बिल्कुल भी वोटर्स जो है वो आ नहीं रहते। शायद उसकी वजह ये है कि वो बिल्कुल जो है वो देहाती साइड है, इसलिए शायद वोटर्स को निकालने में वहां से नाकाम रही हैं। लेकिन अब भी जो वोटर्स आ रहे हैं उनसे भी जब पूछते हैं किसको वोट दिया, कैसा रुझान जा रहा है, तो मिला जुला रद्द अमल देखने में आ रहा है। यहाँ पर तकरीबन 40 से 50% लोग जिस तरह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को यहाँ पे सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी वोटर्स जो है वो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, उससे थोड़ी सी कम तादाद में, लेकिन यहाँ पर देखने में आ रहा है कि वो वोट कास्ट करने जा रहे हैं। इस पोलिंग स्टेशन के अंदर जो गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज है, यहाँ पर अब खवातीन भी हमें नजर आ रही थी कि वो बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने पहुंच रही हैं, मौमर अफराद भी, माजूर अफराद भी। तो लोग अब नजर आ रहे हैं कि वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में शायद लोग नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। तादाद उतनी नहीं है लेकिन काफी एक्टिव है, मुतारिक है, और यहाँ पर खवातीन भी आ रही हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। तो हमारे जो नुमाइंदेगान हैं वो हमें अपडेट कर रहे थे, दानियाल उमर, शहजाद अहमद और मोहसिन बिलाल, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। NA 75 डस्का में नून और जुनून में तगड़ा मुकाबला। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन के पोलिंग स्टेशन में तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनान आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए, असले की नुमाइश पर पुलिस हरकत में आई और 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने 7 मशकूक पोलिंग स्टेशन की निशानदेही कर दी। डस्का इलेक्शन में दावे और इल्जामात, शफाफ इंतखाबात के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक। दौरान पोलिंग असलहे की नुमाइश और इंतशार फैलाने के इल्जाम में 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। उस्मान डार गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन पोलिंग स्टेशन का जायजा लेने पहुंचे तो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ खूब नारे लगाए। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने 7 मशकूक पोलिंग स्टेशन की निशानदेही की और रिटर्निंग अफसर को तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया, जिस पर रिटर्निंग अफसर ने प्रिजाइडिंग अफसरान को जिम्मेदाराना रवैया रखने की हिदायत कर दी। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने फिरदौस आशिक खान, लीगी MP ज़िशान रफीक और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सलीम यार को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। 2 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। डस्का इलेक्शन, मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ के एक दूसरे पर इल्जामात में शिद्दत आ गई। उस्मान डार कहते हैं आज गोली चलेगी ना खून बहेगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह के हल्के में आने पर पाबंदी है। राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि PTI ने गुज़िश्ता इंतखाब में नताइज तब्दील किए, प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा किया। आज ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। डस्का इलेक्शन पर मतवालों और PTI रहनुमाओं की लफ्जी गोलाबारी। उस्मान डार ने इल्जाम लगाया कि राना सनाउल्लाह ने गुज़िश्ता इंतखाब में इंतशार फैलाया। आज वो ऐसा कुछ नहीं कर सकेंगे। ना डस्का में गोली चलेगी ना ही आज खून बहेगा, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि आज राना सनाउल्लाह पर पाबंदी है डस्का में आने में। राना सनाउल्लाह ना अपने इश्तिहारी जत्थों के साथ, अपने हवारियों के साथ, मैं समझता हूँ शरपसंद नासर के साथ डस्का NA 75 में नहीं आ सकते। राना सनाउल्लाह ने जीत का दावा किया कि PTI नताइज तब्दील करने में कामयाब नहीं होगी।
ना कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा होगा और ना ही कोई रिजल्ट जो है वो चेंज होगा। आज ये वो वाली हरकत जो इन्होंने उस दिन की कि इन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया और काउंटिंग में जो है वो हेरा फेरी की, वो आज ये नहीं कर सकेंगे। असजद मलही ने लीगी रहनुमाओं पर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। इनके इलेक्टेड MNA MPs ने कुछ यहाँ पे फिर वही गुल्लुओं वाली हरकत करने की कोशिश की है। फौरी तौर पे इनको अरेस्ट करें, अगर ना हुआ तो मैं वार्न कर रहा हूँ कि सीरियस लड़ाई हो जाएगी। इनका कोई काम नहीं है यहाँ पे आना। अगर आप लोग गैर कानूनी काम को नहीं रोकेंगे तो मजबूरन हमें रोकना पड़ेगा। अता तारड़ ने दावा किया कि PTI ने इलेक्शन से फरार होने की कोशिश की जो नाकाम हो गई। इन लोगों ने जो बदअमनी की और इलेक्शन से आज भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई वजह है, इनको डर है कि ये इलेक्शन हम हारेंगे क्योंकि ये महंगाई के खिलाफ रेफरेंडम है, ये इसकी जाली हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम है। अता तारड़ कहते हैं कि डस्का के अवाम तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर देंगे। डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में बुजुर्गों और माजूर वोटर्स का जज्बा भी दीदनी है। बुजुर्ग शहरी कहते हैं कि घर बैठकर वोट ज़ाया करना नहीं चाहते। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। NA-75 डस्का का ज़िमनी मार्का, वोटर्स का पोलिंग स्टेशंस पर रश लग गया। बुजुर्ग और माजूर अफराद का जज्बा भी दीदनी, किसी को सहारा देकर लाया गया तो कोई बेसाखियों की मदद से आया। नौजवान अली हसन 3 पहियों वाली साइकिल पर बैठकर अपना वोट कास्ट करने पहुंचा। व्हील चेयर पर सवार 70 साला सकीना बीबी का कहना है कि आवाम को जरूर अपना वोट कास्ट करना चाहिए। मैं मजदूरी के बावजूद व्हील चेयर पे आई हूँ क्योंकि मैं अपना वोट ज़ाया करना नहीं चाहती। मैं वोट कर रही हूँ, ये बहुत अच्छे मतलब हालात सही है। माजूर और बुजुर्ग अफराद का कहना है कि पोलिंग के लिए बेहतर इंतजामात किए गए हैं। कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद कराया जा रहा है। कैमरामैन एजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, डस्का। कमिश्नर गुजरावाला ने आज के डस्का इंतखाबात पर इजहार इत्मीनान कर दिया। कहते हैं नताइज भी इंशाल्लाह वक्त पर आ जाएंगे। मीडिया ब्रीफिंग में वो काफ़ी पुरएतमाद नजर आए। कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं ये सारे अरेंजमेंट्स को, तो मेरी टीम ने बड़ी मेहनत की है और हमने फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स जो है हर लिहाज से करने की कोशिश की है। एंड यू आर द बेस्ट जज। आप देख लें कि बड़ी स्मूथ तरीके से जो है वो पोलिंग हो रही है और लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। कोई सिंगल कंप्लेंट मुझे अभी तक नहीं मिली। मैंने विजिट्स किए हैं। बड़ा टाइमली रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला और बड़ी ही हमने उसका भी एलाबोरेट अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। बुलेटिन में आपको बताएंगे तरीन का तैयारा जाता कहां है, आता कहां से है। अभी अहम खबर के FIA की तफ्तीशी टीम ने जहांगीर खान तरीन और अली तरीन से क्या सवालात किए, तफसीलात समा ने हासिल कर ली। तफ्तीशी टीम ने पूछा, हम तो मोटरसाइकिल का सौदा ऐसे नहीं करते जिस तरह अरबों रुपए का सौदा हो गया। जहांगीर तरीन ने कहा 2-3 अरब का छोटा मामला मैं नहीं, अकाउंटेंट देखता है, ऐसी चीजों पर फोकस नहीं। मजीद जानते हैं नईम अशरफ बट से। नईम अशरफ, FIA ने मजीद क्या पूछा और क्या जवाब दिया गया, जरा तफसील से बताइएगा। जी किरण, गुज़िश्ता रोज अली तरीन और जहांगीर तरीन FIA की तफ्तीशी टीम के सामने पेश हुए। 3 मामलात थे जहांगीर तरीन के और एक में अली तरीन है। जो मुश्तरका दोनों का वालिद और बेटे का मामला है, उसमें जहांगीर तरीन से जब ये पूछा गया कि आपने एक हसारे में जो आप फार्म थे वो आपने बेटे से खरीदे कम से कम 2.5 अरब रुपए जायद कीमत 2013 में, तो ये कैसे हो गया और ये मामला इतना महंगा आपने कैसे खरीदा। तो उनका जवाब आया कि वो 100 अरब से जायद की कंपनी के मालिक हैं, वो चला रहे हैं और ये 2-3 अरब के मामला तो वो नहीं देखते, ये तो उनका अकाउंटेंट देखता है, उसी को पता होगा और वो उनको अकाउंटेंट को पूछ के नेक्स्ट वीक आपको अब बताएंगे। फिर उनसे पूछा गया कि तफ्तीशी टीम के एक अफसर ने पूछा कि इस तरह तो हम मोटरसाइकिल और कार का सौदा नहीं करते, आपने अरबों रुपए का सौदा कैसे कर लिया। तो फिर जहांगीर तरीन ने बताया कि वो बहुत सारे दूसरे मामलात भी देखते हैं जिसमें सियासत भी है, तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों पे वो फोकस नहीं करते और इसके लिए उन्होंने अपने मुलाजिम रखे हैं जैसे अकाउंटेंट हैं, वो उनको ये पता होगा, वो इस तरह के छोटे मामलात नहीं देखते। फिर इसके मुतालिक जब अली तरीन से पूछा गया कि आपने अपने वालिद को इतना महंगा फार्म कैसे बेचा, तो बेटे ने बताया क्योंकि उस वक्त किरण इनकी उम्र अली तरीन की 18-19 साल होगी 2013 में,
तो उन्होंने कहा कि जो मुझे बाबा ने कहा मैंने वो कर दिया। और यानी ये ऐसे है कि जहांगीर तरीन ने जो मामला था वो अकाउंटेंट पे डाला और अली तरीन जो बेटे हैं उन्होंने वालिद पर मामला डाला कि उनको ही पता होगा। और तफ्तीशी टीम का ये कहना है कि ये बात समझ भी आती है, ये दुरुस्त बात होगी, क्योंकि जब इतनी छोटी जब उम्र होगी 18 साल की तो यकीनन इतना बड़ा फैसला उन्होंने खुद नहीं लिया होगा। और अभी उनकी 25 साल उम्र है, इसलिए ये कोई बात बनती भी है, लेकिन जो मुतमिन करना था वो अभी तक वो नहीं कर सके। और इसके अलावा 2 दूसरे मामलात हैं, यानी 2 और मुकदमात हैं जहांगीर तरीन पर, उनके मुतालिक भी जब पूछा गया तो यही जवाब आया कि वो अकाउंटेंट और वो उनके मुलाजिम ये चीजें देख रहे हैं, इतने छोटे मामलात वो नहीं देखते, वो तो 100 अरब से ज्यादा की कंपनी के मामलात देख रहे हैं, वो उसके मालिक। ठीक है, इतने छोटे मामलात तो वो नहीं देखते हैं, वो तो 100 अरब की कंपनी के मालिक हैं। बेटे ने मामला जहांगीर तरीन पर डाला और जहांगीर तरीन ने ये मामला अकाउंटेंट पर डाल दिया। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट अपडेट करने के लिए। जहांगीर खान तरीन ने शुगर स्कैंडल के हवाले से बड़ा दावा कर डाला है। कहा उनके खिलाफ तहकीकात किसी की हिदायत पर हो रही हैं, वो कौन है ये नहीं बताया, बस दिल की भड़ास निकालते हुए शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर गए। कि इस वक्त हमें इंसाफ चाहिए, ये ज़रूर करें आप इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। अगर जो इस वक्त टीम कर रही है वो बायस्ड है, वो आज़ादाना नहीं कर रही, वो किसी की डायरेक्शन पे किए जा रहे हैं। अब मैं डिमांड ये करता हूँ कि आप ये करें इन्वेस्टिगेशन, एक फेयर टीम बनाएं जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, जो खुल के इंसाफ के तकाज़ों से काम करे और ये नहीं कि किसी के फ़ोन कॉल पे काम करें। ये FIR जो है ये इस्लामाबाद में बनी, USB पे ये यहाँ आई और यहाँ तफ्तीश ने उनकी दस्तखत करके कुछ जमा करा। कानून की गिरफ्त नहीं भाग रहे, ना भागेंगे। हम अपनी पार्टी में है, ये मेरी पार्टी है, हम इसमें नहीं रहेंगे तो और कहाँ जाएंगे। जायज़, फेयर, ऑब्जेक्टिव तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन को होना चाहिए। शुगर स्कैंडल केस में गिरफ्तारी से बचने के जतन, जहांगीर तरीन को 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी मिल गई। आज भी पेशी के मौके पर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का लाओ लश्कर मौजूद था। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद हुसैन। जहांगीर तरीन की जमानत में तौसी के लिए अदालतों में पेशी, तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और कारकुनान बड़ी तादाद में साथ आए। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की 2 मुकदमात में एडिशनल सेशन जज ने जमानत में 22 अप्रैल तक तोसी कर दी, जबकि बैंकिंग कोर्ट से जमानत में 17 अप्रैल तक तोसी हुई। तहरीक इंसाफ के राजा रियाज का कहना था कि साजिश करके जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमात बनाए गए। राजा रियाज ने दावा किया कि उनके साथ 8 अरकान कौमी असम्बली और 22 पंजाब असम्बली के अरकान हैं। खान साहब, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप सोचे, हरगिज ये ना सोचे कि हम जितने दोस्त इकट्ठे हैं कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरकान असम्बली का कहना था कि इमरान खान के दाएं बाएं लोग साजिशें कर रहे हैं, जो वक्त आने पर साथ छोड़ जाएंगे। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। जहांगीर खान तरीन के मामले पर उनके हम ख्याल अरकान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात का फ़ैसला कर लिया है। मुलाकात के लिए 25 अरकान के दस्तखत से दरख्वास्त आज वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। वफाकी वज़रा, मुशीर और पंजाब असम्बली के अरकान शामिल हैं। मेंबर कौमी असम्बली राजा रियाज का कहना है कि वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ से आगाह करना चाहते हैं। PTI के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लेकिन पार्टी के बुनियादी नजरियात पर समझौता नहीं किया जाता। करप्शन का खात्मा तहरीक इंसाफ के मंशूर का अहम जुज है। वजीर आजम कभी इस पर समझौता नहीं करेंगे। जहांगीर तरीन को तशवीश है तो इमरान खान के दरवाजे खुले हैं। हमें कोई घबराहट नहीं। एक चीज बता दूं, इमरान खान का एक नजरिया है, करप्शन का तदारुक हमारे मंशूर का एक बुनियादी फलसफा है, उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हुकूमतें आती भी हैं जाती भी हैं, कोई इशू पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। इमरान खान किसी के सामने ब्लैकमेल नहीं होंगे। जितने मेंबरान हैं वो इमरान खान के पाबंद हैं। आजाद लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, उन्होंने आकर खत साइन किए थे। हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। अगर उन्हें कोई तशवीश है तो इमरान खान के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने 2 बातें की। नंबर 1, हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे। नंबर 2, हमें पार्टी छोड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। उन्होंने अगर पीपल्स पार्टी में नून में जाना है, अपनी सीट से इस्तीफा दें। 17 के करीब मिले हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं। अदालतें आजाद हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करें।
तहरीक इंसाफ के सफ़र में जहांगीर खान तरीन का तैयारा बहुत अहमियत का हामिल है, मगर ये जाता कहाँ है और आता कहाँ से है, कम अज़ कम शाह महमूद कुरैशी बिल्कुल नहीं जानते। पुराने जहाज़ का नया किस्सा क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। और इसी सब पर अपोजिशन तंज के तीर चला रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान के इक़्तिदार का इन्हिसार जहांगीर तरीन की हाँ और ना पर है, क्योंकि वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अरकान का एतमाद खो चुकी हैं। कराची में एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि वो हुकूमत गिराने के लिए जहांगीर के तरीन की तरफ नहीं देख रहे। इमरान खान के इक़्तिदार, गुज़ार के इक़्तिदार, जहांगीर तरीन की हाँ या ना पे उसका सारा अमल है। हुकूमत जो है वो एतमाद अपने मेंबरों का वफाकी हुकूमत भी और पंजाब की हुकूमत भी खो चुकी है। आप पीडीएम की नाकामी तस्लीम करके हुकूमत को गिराने के लिए भी जहांगीर तरीन की तरफ देख रहे हैं, क्या तासुर दुरुस्त नहीं? मैं बिल्कुल जहांगीर तरीन नहीं देख रहा, वो तो उनके घर का मामला है। वो खुद कहते हैं मैं पीटीआई के मेंबर हूँ, मुझे दबाने के लिए वो केस बना रहे हैं। जो जहांगीर तरीन साहब पे मुकदमे बने हैं उनकी ज़रा नौयत देख लें, किसी का ताल्लुक चीनी से नहीं है। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार का कहना है कि पीडीएम अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, जहांगीर खान तरीन से उम्मीदें लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर बोले, तहरीक इंसाफ को किसी से कोई ख़तरा नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई से है। बैंकिंग कोर्ट में पेशी से पहले जहांगीर तरीन का जबरदस्त पावर शो। मुखालिफिन की जानिब से तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें, लेकिन खिलाड़ी मुतमईन। उस्मान डार कहते हैं पीडीएम वालों की हसरत कभी पूरी नहीं होगी। पीडीएम जो एक उम्मीद लगाए बैठी है जहांगीर तरीन की बैसाखियों पे कि शायद जहांगीर तरीन की बैसाखियाँ पीडीएम को जिंदा कर सकें, ये नहीं होगा। पीडीएम जो है वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है जहांगीर तरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का सोच भी नहीं सकते। सवाल वो हमारा साथी था, हम उसको कैसे विक्टिमाइज कर सकते? इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, ना किसी किस्म का भी, ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। हमारा जो चैलेंज है वो है महंगाई। चौधरी सरवर के मुताबिक कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अलीम खान और सब्तैन खान के खिलाफ भी केसेस बने, लेकिन उन्होंने मुकाबला किया। बुलेटिन में जानिए रिलीफ पैकेज, शहरियों का सुख का सांग। एनसीओसी ने मौजूदा एसओपीज़ में 13 अप्रैल तक तौसी कर दी है। 15 ममालिक से मुसाफिर पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। रमज़ान मुबारक से मुतालिक लाहेअमल तय करने के लिए इजलास 12 अप्रैल को तलब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं समा की नुमाइंदा अरहम खान से। जी अरहम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल ऐसा ही, आज एनसीओसी का इजलास पाक वज़ीर असद उमर की सरबराही में हुआ और इजलास में मौजूदा जो एसओपीज़ हैं उसमें 13 अप्रैल तक तौसीक़ कर दी है, जबकि रमज़ान मुबारक से मुतालिक जो लाहे अमल तय करने के लिए अहम इजलास पीर 12 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। 12 अप्रैल के जो इजलास है उसमें एसओपीज़ पर अमल दरामद पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी कि रमज़ान मुबारक में किस तरीके से जो मैकेनिज़्म है वो तैयार किया जाए एसओपीज़ पर अमल दरामद के लिए। तो अहम इजलास 12 अप्रैल को होगा। इसके अलावा इजलास में जो अप्रैल के वस्त तक जो कोरोना वैक्सीन है वो भी काफ़ी मिक़दार में पहुँच जाएगी, ये भी बताया गया। इसके अलावा इजलास में रमज़ान मुबारक में जो वैक्सीनेशन प्लान है उस पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई और जो कोरोना की मजमूई सूरत हाल है उस पर भी आज ब्रीफिंग दी गई। 10.4 आज जो मुस्बत केसेस की शरह है वो रही, उस पर भी तफसीली बात हुई और अहम इजलास रमज़ान मुबारक के हवाले से 12 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। हम कराची में पहले रोज गिजरी यूटिलिटी स्टोर्स पर अवाम की बड़ी तादाद उमड़। खरीदारों को गर्मी से बचाने के लिए भी कोई खास इंतजाम नहीं किए जा सके। मजीद बता रहे हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे हुज़ैफा खान। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके गिजरी में और वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज का जो है वो आज से आगाज़ हो चुका है और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद शहरियों की मौजूद है। मर्द और ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं जो इस रिलीफ पैकेज से जो है वो फ़ायदा उठाने जाते हैं और कम कीमतों में जो है वो अशिया यहाँ से खरीदे जाते हैं। लेकिन जो हमारी बात हुई यहाँ पे लोगों से, उनका यही कहना है कि उसी रेट के ऊपर जो है वो अशिया मिल रही हैं और इस पैकेज के एतबार से कोई कमी जो है वो नहीं की गई है। जो पहले रेट से उसी रेट्स पर अभी अशिया दी गई है। नज़्म ज़ब्त के हवाले से भी जो है हमने देखने में आए, यहाँ पे लड़ाइयाँ भी हुई, लोग लड़ भी रहे और इस वक्त भी आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि लोग लड़ रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि लाइनें तोड़ के लोग पीछे से आ रहे हैं। असर रसूख रखने वाले लोग ताल्लुकात की बुनियाद पर जो है वो पहले अंदर जा रहे हैं और रमज़ान रिलीफ पैकेज जो इसका नाम रखा गया है उसमें कोई रिलीफ जो है वो लोगों को नहीं दिया जा रहा है। जी
जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। जेकबाबाद में 2 बरादरियों के दरमियान मुसल्लह तसादुम, खातून और 3 बच्चों समेत 8 अफराद लुक़मा-ए अजल बन गए। शहदाद कोट में कठोर बरादरी ने जवाबी वार करते हुए जलबानी बरादरी के 2 अफराद की जान ले ली। 1 साल पुरानी दुश्मनी में अब तक 15 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 आज जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीकी कप्तान इंजरी के बाद सीरीज से बाहर हो गए। मोहम्मद हफीज T20 की सेंचुरी करेंगे। और अभी आपको बताएं कि साइबर माफिया सलमान बट के पीछे पड़ गई। साबिक कप्तान को जाली तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश। सलमान बट ने FIA साइबर क्राइम सर्किल को तफसीलात से आगाह कर दिया। ब्लैकमेलर ने सलमान बट को धमकी दी है कि $900 अकाउंट में ट्रांसफ़र करो वरना बदनाम कर देंगे। सलमान बट ने दरख्वास्त में कहा है कि कोई उनकी तस्वीर को एडिट करके बदनाम करने की धमकियां दे रहा है। उनकी जिम में वर्जिश की तस्वीर को मॉडिफाई किया जा रहा है। FIA साइबर क्राइम ने धमकियां देने वाले की तलाश शुरू कर दी है। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। में आपको तेल की कीमतें भी कम मिली थी। कोविड में आपको लोग इस बात के लिए भी माफ़ कर देते जो आपने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया और पूरा नहीं किया और 50 लाख घर देने का वादा किया, पूरा नहीं किया। लेकिन आपको लोग माफ़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपने लोगों को वैक्सीन नहीं दी। आप लोगों ने वैक्सीन ना प्रोक्योर की ना खरीदी, खैरात पे आप चलते रहे और कितनी को खैरात दे देंगे लोग हमें। 22 करोड़ आवाम है, 22 करोड़ लोगों की कवरेज है। ये चंद 1 लाख लोगों के लिए जो खैरात है उससे पूरी नहीं होगी। हुकूमत कहाँ है, वो क्या रोल अदा कर रही है? मुफ्त वैक्सीन ऐसे ऐसे ममालिक में दिए जा रहे हैं जो अदरवाइज हमसे काफ़ी चीज़ों में पीछे हैं। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनका कहना है कि IMF की पॉलिसी को मिनवन तस्लीम किया जा रहा है। मुल्तान की अंसारी चौक के मकीन बहुत परेशान हैं। रिहायशी नासिर मुजाहिद बता रहे हैं कि लोग किस अजियत में मुब्तला हैं। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है जी और मैं अंसारी चौक का रिहायशी हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सैवरेज का सिस्टम सारा ख़राब है। हम लोग यहाँ रह रहे हैं, यकीन करें हमारी ज़िंदगी जो है जीना महाल हुआ पड़ा है। यहाँ के नुमाइंदान को जो हमने वोट दिए उनको कामयाब करवाया, वो आए, उसके बाद इन्होंने इफ्तिताह तो किया, उनके नाम की नेम प्लेट लगी। आप देख सकें ये ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ कोई नहर बह रही है, गंदे पानी की नहर है। और हम देख लें हमारे घर हैं, हम बहुत मुतासिर हैं, हमारे बच्चे जो हैं बीमार हो रहे हैं, गंदगी जो है इंतहा की हो गई है और जा बजा मच्छर पैदा हो रहे हैं। PTI की हुकूमत है और उन्हीं का हल्का है। अगर उन्हीं की हुकूमत में ही हमारे काम ना हो तो हम किसके पास जाएँ? बर्फीले पहाड़ ना ही पथरीली चट्टान, अब हाइकिंग होगी मगर नए अंदाज से। मुनफरिद अंदाज की हाइकिंग दिखा रहे हैं एहसन अंसारी। 400 फैला रेत का समंदर और पगडंडी नुमा रास्ते पर चलती कतार। ये मनाजिर हॉलीवुड के किसी फिल्म के नहीं, यहाँ तो हाइकिंग हो रही है जनाब। पहली बार बना बहावलपुर का चोलिस्तान डेजर्ट हाइकिंग इवेंट का मेजबान। हाइकिंग जो है एक ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, जिसमें हम जैसे बूढ़े लोग भी अपने आप को इनके साथ चल के जवान महसूस कर रहे हैं। 4 दिन की जुस्तजू, 100 किलोमीटर का मुश्किल ट्रैक और मुल्क भर से आए 50 हाइकर्स। पहली बार पैदल अबूर होगा ये रेगिस्तान। हमने बहुत ही हाइकिंग कर ली है पहाड़ों में, बर्फानी इलाकों में, लेकिन ये ज़रा मुख्तलिफ हाइकिंग है। यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आ रहा है, फुल इंजॉय कर रहे हैं। रेतीला मैदान और इस पर मीलों लंबा सफ़र। हलक खुश्क करती प्यास ने पानी की कदर का एहसास भी दिला दिया। दो घूट पीना, पानी आगे नहीं है। मेरी एक गुजारिश है पाकिस्तान टूरिज्म से, वो भी इस तरह की जैसे जीप रैली है इस तरह की ये भी ऑर्गेनाइज करें। पहली डेजर्ट हाइकिंग का यही पैगाम है, दम है तो फिर क्या गम है। मौका मिलते ही बांध लें सामान, क्योंकि आपका मुंतजिर है ये सहराए चोलिस्तान। एहसन अंसारी, समा, चोलिस्तान, बहावलपुर। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।